वेलकम है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल आर.के. नर्सिंग अकेडमी में। दोस्तों आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं। जितने भी क्वेश्चन इसमें हमने लिए हैं सभी स्टाफ नर्स प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन बिल्कुल विद एक्सप्लेन के साथ में है। और ये CHO, ANM, RML, अदर कंप्यूटर एग्जाम जितने भी मेडिकल से संबंधित एग्जाम है सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन और विद एक्सप्लेन के साथ हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा फुल वीडियो वॉच करें। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अपगार स्कोर इज अ मेजर ऑफ ऑल एक्सेप्ट। कह रहा जो अपगार स्कोर है वो सभी को मापता है केवल एक को छोड़कर। आप जल्दी से उत्तर दें अपना कमेंट बॉक्स में। क्या होगा इसका राइट आंसर? अपगार स्कोर इज अ मेजर ऑफ ऑल एक्सेप्ट। राइट आंसर क्या होगा इसका? कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दें। ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी स्टेटस, सांस लेने की स्थिति। ऑप्शन बी न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, या ऑप्शन सी नेफ्रोलॉजिकल स्टेटस, या फिर ऑप्शन डी है सर्कुलेटरी स्थिति। जल्दी से बताएं इसका क्या होगा राइट आंसर। तो ऑप्शन सी राइट होगा, नेफ्रोलॉजिकल स्टेटस अर्थात नेफ्रोलॉजिकल स्थिति। तो आइए हम देखते हैं एक्सप्लेन इसका। कह रहा है अपगार स्कोर जो है वो नेफ्रोलॉजिकल स्थिति को छोड़कर बाकी सभी स्थिति जैसे कि सांस लेने, न्यूरोलॉजिकल और सर्कुलेटरी आदि स्थितियों को मापता है। जो आपका अपगार स्कोर है वो नेफ्रोलॉजिकल स्थिति को छोड़कर बाकी तीनों को मापता है। ठीक है। कह रहे अपगार का अर्थ प्रकटन, पल्स, प्री प्रीमेस प्रीमेसरिस्यांस गतिविधि, प्रीमेसरिस्यांस गतिविधि और श्वसन है। यह स्कोर प्रत्येक को 0 से 2 के पैमाने पर रेट करता है, जिसमें 2 सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। 2 सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। तो आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर कह रहा विच इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड गैस फॉर लेप्रोस्कोपी। जल्दी से उत्तर दे अपना कमेंट बॉक्स में। क्या होगा इसका राइट आंसर? विच इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड गैस फॉर लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस का उपयोग होता है? राइट आंसर बताएं अपना कमेंट बॉक्स में। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, या ऑप्शन डी ऑक्सीजन। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। लेप्रोस्कोपी में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस उपयोग में ली जाती है? जल्दी से बताएं। तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए राइट होगा इसका, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आइए हम इसका एक्सप्लेन भी देख लेते हैं। एक्सप्लेन कह रहा है कि लेप्रोस्कोपी की होल, लेप्रोस्कोपी की होल का प्रयोग कह रहा पेट से जुड़े कई रोगों में किया जाता है। जो आपको लेप्रोस्कोपी है, जो की होल का जो प्रयोग है वो पेट से जुड़े कई रोगों में किया जाता है। लेप्रोस्कोपी की सबसे ज़्यादा, जो लेप्रोस्कोपी की सबसे ज़्यादा CO गैस का उपयोग होता है। देखिए CO नहीं है यहाँ पे, CO जो है यहाँ पे CO2 है। गलती से CO हो गया है, 2 हट गया है, ये CO2 है। क्योंकि अगर CO कर देंगे तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि CO2 जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो आपकी CO है ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसे दम घुट्टू गैस भी कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घुट्टू गैस कहा जाता है। ये कचड़े वगैरह प्लास्टिक के जलाने से पैदा हो जाती है। जो ये गैस कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है प्लास्टिक के जलाने से, कचड़े से पैदा, कचड़े से अगर कहा जाए तो मीथेन भी निकलती है। ठीक है। ज़्यादातर ये जो ये आपकी CO है ये प्लास्टिक जलाने से ही निकलती है, CO कार्बन धुआं वगैरह में। तो ये यहाँ पे CO नहीं है, CO2 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर। कह रहा है कि व्हाट इज टू दी एड्रेस्ड फर्स्ट इन अ केस ऑफ पॉलीट्रामा। कह रहा है कि पॉलीट्रामा के रोगी में सबसे पहले किसका ध्यान देना चाहिए? व्हाट इज द, ये पे यहाँ पे टू जो है वो गलत है। कह रहा है व्हाट इज द एड्रेस्ड, व्हाट इज द एड्रेस्ड फर्स्ट इन अ केस ऑफ पॉलीट्रामा।
पॉलीट्रामा के रोगी में सबसे पहले किसका ध्यान देना चाहिए? जल्दी से उत्तर दें। ऑप्शन ए सर्कुलेशन, ऑप्शन बी ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी एयरवे, ऑप्शन डी न्यूरोलॉजी। जल्दी से उत्तर दें, क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दें, राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका। तो ऑप्शन सी राइट होगा इसका, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है? एयरवे, वायु मार्ग। आइए हम देख लेते हैं इसका एक्सप्लेन। ऑप्शन सी राइट है इसका। कह रहा है कि पॉलीट्रामा के रोगी में सबसे पहले वायु मार्ग का ध्यान देना चाहिए। पॉलीट्रामा के रोगी में सबसे पहले वायु मार्ग का ध्यान देना चाहिए, अर्थात एयरवे का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पॉलीट्रामा के मरीजों में वायु मार्ग के द्वारा ही पर्याप्त ऑक्सीजन और वेंटिलेशन सुनिश्चित किया जाता है। कह रहा है क्योंकि पॉलीट्रामा के जो मरीजों में वायु मार्ग के द्वारा ही पर्याप्त ऑक्सीजन और वेंटिलेशन सुनिश्चित किया जाता है। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। कह रहा रिड्यूस स्पीच प्रोडक्शन इज टर्म एज। कह रहा कम बोलने को कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश मत ले लेना कि इंग्लिश में जब वो क्या कहते हैं बोलते हैं तो टेसिटर्म बोलते हैं, कम बोलने वाले को टेसिटर्म कहा जाता है इंग्लिश में। तो यहाँ पर जो इसका मतलब है इंग्लिश से मत लेना। यहाँ पे कह रहा है रिड्यूस स्पीच प्रोडक्शन इज टर्म एज। कि जल्दी से बताएं, इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर है, क्या होगा इस राइट आंसर? देखिए पॉवर्टी ऑफ स्पीच, म्यूटिज्म, पॉवर्टी ऑफ आइडिएशन, ऑप्शन डी है आपका इक्वलेलिया। राइट आंसर बताएं जल्दी से, क्या होगा इसका? म्यूटिज्म। इसे म्यूटिज्म बोला जाता है। इंग्लिश में कम बोलने वाले को टेसिटर्न बोला जाता है, और आपका मेडिकल लाइन पे म्यूटिज्म। ऑप्शन बी राइट है। एक्सप्लेन देख लेते हैं। कह कम बोलने को म्यूटिज्म कहा जाता है, कम बोलने को म्यूटिज्म कहा जाता है। आमतौर पर जन्मजात बहरापन या मस्तिष्क क्षति के परिणाम स्वरूप म्यूटिज्म की अवस्था आती है। एक बार फिर से देख लें, कम बोलने वाले को म्यूटिज्म कहा जाता है। आमतौर पर जन्मजात बहरापन या मस्तिष्क क्षति के परिणाम स्वरूप, जब मस्तिष्क की क्षति हो जाती है उसके परिणाम स्वरूप म्यूटिज्म की अवस्था आ जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ऑप्शन भी, आप जल्दी से उत्तर देने की कोशिश करें, राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका, गेस करें। कह रहा वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम इज। जल्दी से बताएं क्या होगा। वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम इज। कह रहा हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम की एक जटिलता क्या है? जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है का इंक्रीज वोमिटिंग, अत्यधिक उल्टी आना। ऑप्शन बी डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। ऑप्शन सी कोर्सकॉप साइकोसिस। ऑप्शन डी है लो ब्लड प्रेशर। राइट आंसर बताएं क्या होगा। तो ऑप्शन सी राइट होगा, कोर्सकॉप साइकोसिस। आइए इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। कह रहे कि हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम की एक जटिलता कोर्सकॉप साइकोसिस होती है। ये कोर्सकॉप साइकोसिस थायमीन की कमी के कारण एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल गंभीर विकार है। देखिए थायमीन क्या होता है? विटामिन बी1 की कमी के कारण ये प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। ये जो कोर्सकॉप साइकोसिस जो बीमारी है, ये कह रहे थायमीन की कमी के कारण एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल गंभीर विकार है। ये न्यूरोलॉजिकल गंभीर विकार है, आपकी थायमीन की कमी के कारण होता है। ये कह रहा है यह शराबियों में सबसे अधिक प्रचलित है। जो शराब पीते हैं सबसे अधिक मात्रा में उन्हीं में प्रचलित है बीमारी। आप देखते होंगे कि जो दारू पीने वाले हैं उनको ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। उनको कोई भी चीज़ हो, अगर जब दारू पीते हैं तभी उनको याद आती है, वैसे तो ये भूल जाते हैं सब। ठीक है, तो कह रहे इससे पीड़ित व्यक्ति की स्मृति में कमी, भ्रम या कई प्रकार के व्यवहारिक परिवर्तन देखे जा सकते हैं। ये सभी जितने परिवर्तन हैं सब शराबियों में देखे जा सकते हैं। तो आइए हमारा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। कह रहा विच इम्यूनिटी इज अफेक्टेड बाय HIV इन्फेक्शन। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। HIV संक्रमण में किस प्रतिरोधक क्षमता पर असर पड़ता है? जल्दी से बताएं, राइट आंसर दें क्या होगा इसका। नेचुरल इम्यूनिटी,
प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता, ऑप्शन बी है आपकी एक्टिव इम्यूनिटी सक्रिय प्रतिरोधक क्षमता, या ऑप्शन डी सी है सेलुलर इम्यूनिटी कोशिकीय प्रतिरोधक क्षमता, या ऑप्शन डी है ह्यूमोरल इम्यूनिटी ह्यूमोरल प्रतिरोधक क्षमता। जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। 6 नंबर का आंसर बताएं जल्दी से क्या होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा सेल्यूलर, यहाँ पे ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम जो लिखा है यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा इसका। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी सेल्यूलर इम्यूनिटी कोश की प्रतिरोधक क्षमता, ऑप्शन सी राइट है इसका। देखते हैं इसका हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। कह रहा HIV जो HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम या वायरस, यहाँ पे एड्स का जो इसका HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, और जो आपका एड्स होता है इसका पूरा नाम होता है एड्स, इसका नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आप कह रहे हैं कि जो HIV वो एड्स का कारण है। कह रहे इसके संक्रमण से मानव शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। इससे HIV से क्या प्रभावित होता है, तो इससे प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है, नर्वस सिस्टम आपका प्रभावित हो जाता है, तंत्रिका तंत्र जिसे प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं ये प्रभावित होता है। कह रहे यह प्रतिरक्षा प्रणाली कई वायरसों एवं बैक्टीरिया से मानव की रक्षा करता है। यह प्रतिरक्षा तंत्र कह रहा कि कई प्रतिरक्षा प्रणाली कई वायरसों एवं बैक्टीरिया से मानव शरीर की रक्षा करता है। अब कह रहे HIV इसी प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाओं पर हमला कर देते हैं। जो HIV कह रहा इसी प्रतिरक्षा प्रणाली की जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होते हैं, उन्हीं पर हमला करके उन्हें कमज़ोर कर देता है। यह कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं एक प्रकार की WBC होती हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें CD4 सेल्स भी कहा जाता है, CD4 सेल्स भी कहा जाता है। तो आइए हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट इन्वॉल्व ऑल ड्रग्स एक्सेप्ट। कह रहा बहुदवा प्रतिरोधी तपेदिक के उपचार में निम्न दवा दी जाती है केवल एक को छोड़कर। आप जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए यहाँ पे लिखा है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट और एक होता है मल्टी ड्रग थेरेपी। यहाँ पे MDR है, वहाँ पे MDT होता है, MDT ये होता है मल्टी ड्रग थेरेपी और ये मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस। देखिए तुम फुल फॉर्म भी पूछा जाता है ना, बार बार पूछे जाते हैं बहुत से कि MDT का फुल फॉर्म बताएं, MDR का फुल फॉर्म बताएं, तो आप ध्यान रखा करें। MDT होता है मल्टी ड्रग थेरेपी और MDR ये होता है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस। तो जल्दी से उत्तर दे अपना कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा कैनामाइसिन, ऑप्शन ए राइट है कैनामाइसिन। आइए इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं हम क्या होगा इसका एक्सप्लेन। कह रहा है बहुदवा प्रतिरोधी तपेदिक के उपचार में कैनामाइसिन को छोड़कर अन्य सभी दवाएं तपेदिक के लिए दी जाती हैं। कह रहा है बहुदवा प्रतिरोधी तपेदिक के उपचार में कैनामाइसिन को छोड़कर, जो आपका ए नंबर ऑप्शन है कैनामाइसिन को छोड़कर बाकी सभी दवाएं उपचार में दी जाती हैं। सभी दवाएं तपेदिक, जो बाकी सभी अन्य दवाएं तपेदिक के उपचार में, तपेदिक के लिए दी जाती हैं, उपचार में दी जाती हैं। आप देखिए जैसे कि पैराजिनामाइड, ऑप्शन जो ये दे रहे हैं पैराजिनामाइड, कैनामाइसिन का उपयोग शरीर के कई अलग अलग हिस्सों में गंभीर जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। यह दवा केवल अल्पकालिक उपयोग के लिए है। देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं हम। कह रहा जो बहुदवा होती है प्रतिरोधी तपेदिक के उपचार में कैनामाइसिन को छोड़कर, ये कैनामाइसिन को छोड़कर जितनी भी दवाएं हैं सभी दवाएं किसमें दी जाती हैं आपकी, तो ये तपेदिक में दी जाती हैं। जैसे कि पैराजिनामाइड
कैनामाइसिन, जो पैराजिनामाइड कैनामाइसिन का उपयोग शरीर के कई अलग अलग हिस्सों में गंभीर जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। जो ये आपकी दवा है इसका उपयोग कई तरह के मतलब इलाज में किया जाता है। कह रहे यह दवा केवल अल्पकालिक उपयोग के लिए, कम समय के लिए दी जाती है ये दवा। बाकी जितनी भी दवाएं इसमें लिखी हैं ऑप्शन पे हैं, ये सारी दवाएं किस में दी जाती हैं? तो ये सारी दवाएं आपकी तपेदिक टीबी में दी जाती हैं। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप जल्दी से उत्तर दें। क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। कह रहा इंडियन नर्सिंग काउंसिल वाज इस्टेब्लिश इन द ईयर। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। भारतीय नर्सिंग परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जल्दी से बताएं उत्तर कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। राइट आंसर बताएं तो ऑप्शन डी राइट होगा इसका 1947, 1947। आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेन देखते हैं हम। कह रहा है कि भारतीय नर्सिंग परिषद की जो स्थापना है वो 1947 में की गई थी। यह परिषद भारत में नर्सों और नर्स शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय नियामक संस्था है। ये कैसी संस्था है? एक राष्ट्रीय नियामक संस्था है। कह रहा है यह भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय भी है, जिसका गठन भारतीय संसद परिषद अधिनियम 1947 की धारा 3A, जो मतलब 3A या 3 फर्स्ट के तहत केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। कह रहा आ क्लिनिकल सिचुएशन इन विच द इंक्रीज रिलीज ऑफ एरिथ्रोपोटिन, कह रहा एरिथ्रोपोइटिन वुड बी एक्सपेक्टेड इज। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। एरिथ्रोपोइटिन का स्राव किस अवस्था में अधिक होता है? ये रहा आपके ऑप्शन। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर। हाइपोक्सिमिया, हाइपोटेंशन, हाइपरकैलेमिया या फिर द्रव अधिभार। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन है आपका एरिथ्रोपोइटिन का स्राव किस अवस्था में अधिक होता है? जल्दी से बताएं आंसर। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट होगा इसका हाइपोक्सिमिया। ऑप्शन ए राइट है इसका। देख लेते हैं एक्सप्लेन भी देख लेते हैं। कह रहा है कि एरिथ्रोपोइटिन का स्राव हाइपोक्सिमिया की अवस्था में अधिक होता है। हाइपोक्सिमिया की अवस्था में अधिक होता है। ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन के प्रणालीगत ऑक्सीजन वहन क्षमता को बढ़ाकर ऊतक हाइपोक्सिया का मुकाबला करता है। एक बार फिर से देख ले कि एरिथ्रोपोइटिन का जो स्राव है वो हाइपोक्सिमिया की अवस्था में अधिक होता है, और ये ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स एरिथ्रोपोइटिन के प्रणालीगत ऑक्सीजन वहन की क्षमता को बढ़ाकर ऊतक हाइपोक्सिमिया को मुकाबला करता है, इसका मुकाबला करता है। अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर। डोज ऑफ विटामिन ए सॉल्यूशन, विटामिन ए का सॉल्यूशन क्या है? कह रहा है विटामिन ए के घोल की डोज क्या है? जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से उत्तर दें। तो ऑप्शन ए राइट होगा इसका 2 लाख यूनिट। ऑप्शन ए राइट है। आप देख लें एक्सप्लेन। कह रहा है गंभीर विटामिन ए की कमी के लिए, जो कमी के इलाज के लिए अनुशंसित खुराक जो है 3 दिनों के लिए मौखिक रूप से 1 लाख इकाई है, यूनिट है। इसके बाद 2 सप्ताह के लिए प्रतिदिन 50,000 यूनिट है, और फिर 2 महीने के लिए प्रतिदिन 10,000 से 20,000 यूनिट। और कह रहा है प्रजनन आयु की महिलाओं को छोड़कर, यहाँ पे प्रजनन आयु के महिलाओं को छोड़कर बात की जा रही है कि अनुशंसित खुराक उनके लिए अनुशंसित खुराक क्योंकि जो प्रजनन योग्य महिलाएं उनको छोड़कर अनुशंसित खुराक है 2 लाख यूनिट, मौखिक रूप से 2 दिनों के लिए एक बार होती है। ये अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर। कह रहा है एवल्ड टीथ शुड बी प्लेस्ड इन। कह रहा है एवल्ड दांत को रखना चाहिए। अब इस दांत को कहाँ पे रखना चाहिए? जल्दी से उत्तर दे, किस में रखना चाहिए? एवल्ड टीथ शुड बी प्लेस्ड इन, तो इसका कहाँ? दूध में रखना चाहिए, मिल्क में। ऑप्शन सी राइट होगा इसको, दूध में रखना चाहिए। इसमें तो लिए नॉर्मल सैलाइन, कोल्ड वाटर, मिल्क और वार्म वाटर, तो ऑप्शन सी राइट है इसका, मिल्क दूध में रखना चाहिए। अब ये एवल्ड दांत क्या होता है ये देखते हैं, इसका हम एक्सप्लेन देखते हैं।
कह रहा है एवल्स दांत टीथ, कह रहा है अलग हुआ दांत, इसका मतलब होता है अलग, जो दांत अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अलग हुआ दांत। कह रहा है एक चिकित्सकीय आपात स्थिति में, एक चिकित्सकीय आपात स्थिति में जिसमें किसी दुर्घटना की वजह से दांत अलग हो जाता है, जिसमें किसी दुर्घटनावश दांत अलग हो जाता है, दांतों को दूध में रखना सर्वाधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि दूध विभिन्न पोषक तत्वों का मिश्रण होता है, क्योंकि जो दूध है वो विभिन्न पोषक तत्वों का मिश्रण होता है। इसके पीडियल सेल वाइबिलिटी तथा पीएच, जो पीएच मान होता है 6.5 से 7.2 तक बनाए रखने में मदद करता है। ये हमारा अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा ये। जल्दी से आप उत्तर दें कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका राइट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है हाउ मैनी बोन्स मेक्स अप अ न्यूबॉर्न स्कल, नवजात शिशु की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। हाउ मैनी बोन्स मेक अप अ न्यूबॉर्न स्कल, राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका। कितनी अस्थियां होती हैं खोपड़ी में, कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी राइट होगा। यहाँ पे बी है या सी नहीं है, ये ऑप्शन सी में तो 4 है, 6 हड्डियां पाई जाती हैं। ऑप्शन बी राइट होगा, 6 हड्डियां पाई, नवजात शिशु की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, 6 हड्डियां पाई जाती हैं। आप देख लें कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं, एक्सप्लेन देखते हैं हम। कह रहे नवजात शिशु की जो खोपड़ी है उसमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो 6 हड्डियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो एक कह रहा फ्रंटल बोन, एक क्या होती है, फ्रंटल बोन होती है, एक ऑसिपिटल बोन होती है, एक कौन सी बोन होती है, ऑसिपिटल बोन होती है, 2 पैरिएटल बोन, 2 पैरिएटल बोन होती हैं, और तथा आपकी 2 टेम्पोरल बोन होती हैं। अच्छे से देख लें, नवजात शिशु की खोपड़ी में कितनी 6 हड्डियां पाई जाती हैं। अब कौन कौन सी है, तो एक फ्रंटल बोन हो गई, एक ऑसिपिटल बोन हो गई, 2 पैरिएटल बोन तथा 2 टेम्पोरल बोन।